नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज 18 जनवरी सोमवार को मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। खुश इसलिए क्योंकि आज के इंडियन एक्सप्रेस में एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें ना के बराबर है, तो ये वीडियो आप इधर ही बंद कर दो तो भी कुछ लूट जाने वाला नहीं है, तो ये खुशी है। लेकिन दुखी मैं इसलिए हूँ क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म आर फेलिंग इन इंडियन एक्सप्रेस। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने आर्टिकल लिखा था कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन क्या कर रही है। आज ये लोग उससे भी एक स्तर और नीचे गिर चुके हैं और फ्रंट पेज पे ही एक बड़ा सा आर्टिकल दिया है कि भारत के छोटे शहरों में टिंडर, बम्बल और ऐसी डेटिंग ऐप्स, मतलब ऑनलाइन प्रेमी प्रेमिका ढूंढने की ऐप्स लोग पहले से बहुत ज़्यादा डाउनलोड कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते जो लोग शहरों से गाँव की तरफ वापस आए वो भी इसको डाउनलोड कर रहे हैं। ऐसी ऐप्स का रेवेन्यू पहले से 7 गुना बढ़ चुका है। ज़्यादातर ऐसे ऐप्स रात को 11 बजे से रात को 2 बजे तक इस्तेमाल होते हैं और इसमें जो महिलाओं ने अकाउंट बनाए हैं वो अपने असली फ़ोटोग्राफ्स और नाम यूज़ नहीं कर रही। भाई ये इंडियन एक्सप्रेस को शर्म आनी चाहिए। ये ऐसी बात है कि आप उडुपी रेस्टोरेंट में जाएं ये सोच के कि मुझे इडली सांभर खाना है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कहे नहीं, हम तो सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर ही सर्व करते हैं। उसी तरह इंडियन एक्सप्रेस देश दुनिया की समाचार दिखाने की जगह ऐसे फालतू पेज 3 टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप के चटपटे समाचार बनाकर जो पेज व्यूज़ हासिल करने की इन्होंने आज ये छिछोरी हरकत की है, इनको शर्म आनी चाहिए। और भारत के ये जितने मास कम्युनिकेशन के कॉलेज है उसके प्रिंसिपल लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे पत्रकार और कंटेंट राइटर पैदा कर रहे हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात, आपके मोबाइल में ऐसे कोई ऐप होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब डेटिंग चैटिंग के चक्कर में 3 महीने बर्बाद हो, फिर ब्रेकअप हो जाए जो कि इनएविटेबल है, उसके बाद डिप्रेशन में 2 महीने बर्बाद हो जाए, तो 5 महीने तो ऐसे ही ख़त्म हो गए और 5.5 महीने बाद तो एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी कब करेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनने ये सब चक्कर में होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। इसके अलावा पेज 1 पर क्या समाचार है, बजट से हमको क्या उम्मीदें हैं, लेकिन मैंने आपको बताया वो हमने तैयार नहीं करना, बजट पास होने दो फिर पढ़ेंगे। उसके अलावा वही क्रिकेट के बारे में, किसानों के बारे में, कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री जारी। इंटरनेशनल रिलेशन के एक समाचार G7, ओरिजिनली ये G8 ग्रुप था, 8 देशों का समूह था। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, USA, यूरोपियन यूनियन और रशिया। हालांकि बाद में रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया नाम का एक इलाका हड़प लिया, एनेक्स कर लिया, तो उसे इस समूह से हटा दिया गया। तो अभी इस समूह में सिर्फ 7 सदस्य बचे, G7। भारत अभी इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी एनुअल समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर को न्योता मिलते रहता है। एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन भी गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी 2019 की फ्रांस समिट में गए थे, 2020 की अमेरिका वाली समिट में जाने वाले थे लेकिन कैंसिल हुआ कोरोना के चलते, और अब 2021 की समिट इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में होने वाली है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट किया है और जून में ये समिट होगी। हाँ, तो वो प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स समिट्स, वो सब के लिए MCQ में पढ़ने लायक चीज़ें हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ो। पेज 2 अनुसंधान काम का नहीं। पेज 3 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने एक पेज भर के एडवर्टाइजमेंट दिया है। इससे मुझे आश्चर्य हुआ है। अखबार में एक पेज भर के एडवर्टाइजमेंट कौन देता है जिसका धंधा ठीक से नहीं चलता हो। तो IIM के वालों को अगर इतना बड़ा ऐड देना पड़े, उसका मतलब क्या कि यहाँ पर कैट एग्ज़ाम के ऊँचे मेरिट वाले विद्यार्थी शायद एडमिशन नहीं ले रहे हैं, वो कोई और कॉलेज में जा रहे हैं, इसलिए ये कि हमारा ये है और इतना ये सब। भाई तो असल में तो इनको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे दिन आ गए कि IIM वालों ने एडवर्टाइजमेंट देने पड़ते हैं। पेज 4 पर स्टेट स्पेसिफिक समाचार में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए अलग अलग 8 नए ट्रेन का उद्घाटन हुआ, लेकिन जहाँ तक UPSC एग्ज़ाम की बात है, रियल बजट से सवाल ना के बराबर निकलते हैं और नए बजट में भी कौन सी रेलवे रूट का उद्घाटन हुआ, इस टाइप की चीज़ें भी पूछी नहीं जाती। बहुत खींच के UPSC की नॉन IAS एग्ज़ाम जैसे CDSE, APF, उसमें वो कुछ बहुत ही फास्ट ट्रेन हो जैसे ट्रेन 80 या ऐसा कुछ तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये उस कैटेगरी में फिट नहीं होता। तो आगे बढ़ो, काम का नहीं। पेज 5 पर भी विज्ञापन, पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं, पेज 7 भी विज्ञापन काम के नहीं, पेज 8 कॉलम्स। सबसे पहले लेफ्ट साइड के छोटे छोटे कॉलम, क्योंकि भारत में वैक्सीन दी जा रही है तो उसके बाद हम आशा रखें कि केंद्र की संसद और राज्यों की विधानसभा में वापस से सेशन टाइम पे हो और वहाँ पर क्वेश्चन आवर हो तो डेमोक्रेसी ठीक से काम कर पाएगी ऐसे। लेकिन ये तो हम पहले से जानते हैं कि ये मुद्दा क्या था। तो आगे बढ़ो। दूसरा छोटा कॉलम है नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पे, लेकिन इसमें कुछ काम का नहीं क्योंकि यात्रा से कुछ
हार्डकोर आउटकम तो निकला नहीं और नेपाल में प्रचंड धमाल अभी भी जारी है और शायद 40 साल बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि उनकी देश की पॉलिटिक्स ही ऐसी है। तो ये सब में कुछ फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। बड़े कॉलम में एक है कि अमेरिका में कैपिटल हिल पे जो ट्रंप समर्थकों ने धमाल की, लेकिन इसमें भी कुछ जाने लायक नहीं। दूसरा बड़ा कॉलम है डिजिटल प्राइवेसी के बारे में। आप जब भी कोई नया यूज़र अकाउंट खोलते हैं जीमेल में, फेसबुक पे या कहीं पर, तो आपने कुछ आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, बड़ा सा कंसेंट फॉर्म क्लिक करना होता है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखा जाता है कि लोग उसको समझ ही नहीं पाते, और अगर आप नो क्लिक करेंगे तो आप अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। सो दे यू हैव टू क्लिक यस। और ज़्यादातर ऐसे अग्रीमेंट अंग्रेज़ी भाषा में लिखे जाते हैं, तो प्रादेशिक भाषा है, वर्नाक्यूलर यूज़र उसको समझ ही नहीं पाते। सॉल्यूशन क्या होता है? एक तो आसान भाषा में कुछ पिक्चर आइकॉन के द्वारा समझाया जाए कि आपका इतना डेटा हम यूज़ करेंगे, इसका ये होगा। जिस तरह हेलमेट पे ISI का लेबल होता है, जिस तरह पर फूड पैकेट्स पर FSSAI, वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी, उसके लेबल होते हैं कि ग्रीन डॉट है तो वेजिटेरियन, ब्राउन डॉट है तो नॉन वेजिटेरियन। जिस तरह फ्रिज के ऊपर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के स्टार लेबलिंग होते हैं कि 5 में से 1 स्टार तो मतलब वो ज़्यादा बिजली खाता है। तो ऐसे ही कुछ लेबलिंग सिस्टम यहाँ पर भी होनी चाहिए कि मान लीजिए 3 स्टार, मैक्सिमम 3 स्टार हो तो आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखेंगे, 1 स्टार हो तो ख्याल कम रखेंगे, आपका डेटा बेच देंगे। ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए ताकि यूज़र आसानी से समझ सके। साथ ही साथ वेब आर्टिकल्स, रेडियो शोज़, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, TV एडवर्टाइजमेंट, इन सब के द्वारा डिजिटल प्राइवेसी के बारे में और भी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। खैर ये सब तो सामान्य चीज़ें जो हम पहले से भी जानते ही हैं। आपका होमवर्क ये है, एक तो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल। हालांकि ड्राफ्ट स्टेज में तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करने का फ़ायदा नहीं, लेकिन उसके जो भी प्रमुख 4-5 मुद्दे क्या हैं और उसमें क्या चिंता का विषय। उसी तरह दूसरा नीति आयोग का डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तीसरा क्रिस गोपाल कृष्णन समिति ऑन यूजिंग नॉन पर्सनल डेटा। और चौथा ये इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिक डेटा के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन थे, जो कि मैंने अपनी Win20 CSP सीरीज़ में कवर किया ही था। पिलर 5 वाला हैंडआउट आप देख लीजिए, तो वो इधर से देखिए। और बाकी 3 चीज़, ये डेटा प्रोटेक्शन बिल और डेटा आर्किटेक्चर और क्रिस गोपाल कृष्णन, वो आप कोई भी करंट अफेयर्स PDF मंथली कंपाइलेशन या वो मेन स्पेसिफिक मॉड्यूल के नाम पर जो फ्री में अपलोड करते हैं, उसमें से 4-5 मुद्दे तैयार करो, बात खत्म हुई। फिर ये जितनी बार आता रहे तो कोई काम धंधा छोड़ के पढ़ने का फ़ायदा नहीं। फिर हम चले पेज 9। पेज 9 पर एक बड़ा कॉलम अशोक गुलाटी, वो सुप्रीम कोर्ट ने नई समिति बनाई किसान और सरकार के बीच ये फार्म बिल्स के बारे में कुछ मध्यस्थता के लिए, तो ये उनके चेयरमैन हैं। उनका कॉलम की भविष्य में भारत की एग्रीकल्चर फूड पॉलिसी और उसमें माल न्यूट्रिशन वगैरह के लिए क्या होना चाहिए। लेकिन ये पूरी कॉलम पढ़ने पर मित्रों ऐसा नया कुछ नहीं जो हमने पहले पढ़ा नहीं या जानते नहीं। वही सारी बातें कि राइस और शुगर केन, चावल और गन्ने का बहुत उत्पादन हो रहा है, जिसके चलते हमारे पानी का बर्बादी हो रही है, उसको कम करना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर ऐसे कुछ सुधार करने चाहिए कि ये सीरियल और उसमें भी ये जवार बाजरा पल्सीज वगैरह को और प्रोत्साहन मिले। साथ ही साथ पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी, ये सबको भी प्रोत्साहन मिले, ताकि जो कुपोषण से लड़ने के लिए ये सब हमें जो चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको टाइम पर सब्सिडी का पैसा रिलीज़ नहीं करती। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे ने प्रीवियसली हाईलाइट किए हैं, हमने पढ़े भी हैं। इसमें नया कुछ नहीं, सिवाय कि आपको अंग्रेज़ी बेहतर करने के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें पढ़ के कुछ नया ज्ञान मिल जाए ऐसा कुछ नहीं। सो दैट इज़ वन कॉलम। पेज 9 पर दूसरा कॉलम है अमेरिका की वाशिंगटन DC के कैपिटल हिल पे ट्रम्प समर्थकों ने जो धमाल की। अब यहाँ पर ये कॉलमनिस्ट ज्ञानेंद्र पांडे ने कि वो अमेरिकी कांग्रेस में जो धमाल हुई और सामने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उन दोनों के बीच क्या समानता, ऐसी कॉलम उन्होंने बनाई है। भाई इस टाइप की चीज़ पढ़ने का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। तीसरा कॉलम है के शेप्ड बजट। नॉर्मूरा नाम की कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली शेयर मार्केट कंसल्टेंसी टाइप का काम करती है। उन्होंने एक इंडेक्स बनाया, नॉर्मूरा इंडिया नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स, नीनी। वहाँ पर के शेप रिकवरी की कुछ बात हुई है। के शेप रिकवरी मतलब क्या कि कोरोना और उसके बाद कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज़ी आ जाए, जैसे के का एक जो ऊपर वाला लाइन होता है, जैसे ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी की कंपनियों में बहुत ग्रोथ आएगा। और के का एक नीचे वाला साइड होता है, तो उसी तरह ये टूरिज़्म, जिम, रेस्टोरेंट, थिएटर्स, ये सब में मंदी आएगी। तो उस हिसाब से जो बजट बनाया जाए उसमें जिन क्षेत्रों में मंदी जारी रहने वाली है उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, ऐसे टैक्स और सब्सिडी के लाभ देने चाहिए वगैरह की चीज़ें। लेकिन ये भी ऐसा कुछ नहीं जो हम पहले से नहीं जानते। और ये जहाँ तक नीनी इंडेक्स यानी नोमुरा इंडिया नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स,
ये कोई इतनी ज़ोरदार चीज़ नहीं जैसे कोई यूएनडीपी या वर्ल्ड बैंक बनाता हो कि इसकी हम एनालिसिस में और उतरे। तो आगे बढ़ो। पेज 10 पर ई लर्निंग बिजनेस चलाने वालों के लिए चिंता का समाचार कि कोटा की सब कोचिंग फैक्ट्रियाँ वापस शुरू होने वाली हैं। वहाँ पर यूवी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बिना मास्क की एंट्री नहीं मिलेगी और 2000 स्टूडियो अपार्टमेंट बन रहे हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब वहाँ पर एसी, वाटर, फर्नीचर, किचन अप्लायंस सबकी पहले से सुविधा हो, क्योंकि ये कोरोना के बाद अब माँ बाप खुद भी बच्चों के साथ आकर रहना चाहते हैं ताकि उसको टाइम पर वो खाना मिलाए और बाहर खाने जाए और कोरोना हो जाए ये सब। क्या लेकिन एग्ज़ाम के लिए ये सब कुछ काम का नहीं। फिर पेज 11 पे चले। पर्सन इन न्यूज़ में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे, उनका देहांत हुआ नॉन आईएएस एग्ज़ाम के लिए। बाकी सब स्टेट स्पेसिफिक वही कांग्रेस, बीजेपी और कॉमेडियन मुनावर फारूकी अरेस्ट किया या छोड़ दिया, या मणिपुर के जर्नलिस्ट के खिलाफ देशद्रोह का आरोप, या आंध्र में शराब पीकर कुछ बदमाश मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, खजाना लूटने के लिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं। फिर चले पेज 12 में भी आज कुछ काम का नहीं। वो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी सब इतनी एनालिसिस दी है, लेकिन कुछ उसमें पढ़ के दिल बाग बाग हो जाए ऐसा है नहीं। नॉर्वे में पाया गया कि वैक्सीन लेने के बाद किसी की मौत हुई तो उसकी सब कमेंट्री काम की नहीं। पेज 13 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ओमर अब्दुल्ला का बड़ा सा इंटरव्यू काम का नहीं। पेज 14 विश्व समाचार अमेरिका में प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण की तैयारियों के समाचार काम के नहीं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की शपथ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली हिस्पैनिक जज सोनिया सोटोमायर ने शपथ विधि करवाई, काम का नहीं। मित्रों, हर चीज़ जो उधर होती है तो हमारे पर्सनल न्यूज़ में काम का होता है, नॉट नेसेसरी। कमला हैरिस तक पता है, अब उसका शपथ विधि जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने कराई, ये कोई काम की चीज़ इंडियन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते नहीं। आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कि मैं डे 1 पे क्या करूँगा उसका एक्शन एजेंडा दिया है। तो उन्होंने कहा कि डे 1 पर इमिग्रेशन पॉलिसी को सरल करूँगा, पेरिस क्लाइमेट डील को वापस ज्वाइन करूँगा, केंद्र सरकार की सभी प्रॉपर्टी पर मास्क पहन के आना अनिवार्य होगा, क्योंकि ट्रंप वो उसका अनुपालन नहीं करवा रहे थे। तो ये सब उनके डे 1 एजेंडा है। ये कॉलम तो मैंने बहुत आराम से पढ़ा और मुझे डे 1 एजेंडा में कहीं पे भी नहीं मिला कि मेंस आंसर राइटिंग करूँगा। तो यानी कि प्रेसिडेंट जो बिडेन भी बहुत समझदार आदमी है। प्लेसेस इन न्यूज़ में इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू, वहाँ पर ज्वालामुखी फटा है। एथिक्स पेपर 4 उसके लिए एक मुद्दा हमने देखना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल ये वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट, गिग वर्कर, इन सब का माहौल है। गिग वर्कर मतलब वो जोमेटो का डिलीवरी बॉय या अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय या उबेर में टैक्सी चलाने वाला आदमी। वो असल में कंपनी के एम्प्लॉय कर्मचारी नहीं है, उनको सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रखा गया है कि आपने जाके काम करना है और हम ग्राहक से पैसा लेके कमीशन काट के आपको देंगे। उसी तरह वो अर्बन क्लैब से जो एसी रिपेयर करने के लिए या घर पे ब्यूटिशियन का काम करने के लिए आते हैं। तो जैसा भारत में हो, चीन में भी ऐसा ही। चीन में पता चला देयर इज़ 996 कल्चर, यानी सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे, और ऐसा हफ्ते में 6 दिन आपने काम करना होता है। मतलब करीब रोज़ 12 घंटे काम करो और फिर ट्रैफिक जाम में फंस के वो आदमी घर कब पहुंचता होगा सोचो। हालांकि चीन के सब श्रम कानून, लेबर लॉज में ऐसा लिखा है कि दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, लेकिन वो टारगेट ही ऐसे देते कंपनी वाले कि उसने 12 घंटे काम करना होता है। और अगर आपने डेडलाइन कंप्लीट नहीं की कि दिन में इतने मोबाइल हैंडसेट आपने असेंबल करने हैं, या कि डिलीवरी बॉय ने कुरियर टाइम पर वो नहीं पहुंचा पाया, या कस्टमर ने ये नेगेटिव रिव्यू दे दिया ऐप पे, तो उसकी सैलरी भी ये लोग काट लेते हैं। ये सब के चलते वहाँ पर सुसाइड, डेथ, नाइफ अटैक ये सब बढ़ रहा है। नाइफ अटैक मतलब वो कुछ केस में आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है और चाकू लेकर चीन के ट्रेन स्टेशन में किसी को भी मारना या स्कूल में जाके लोगों को मारना शुरू कर देता है। तो ये सब चिंता का विषय। किसके लिए? वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। तो एथिक्स और निबंध में कुछ आपने लिखना और बहुत कुछ नहीं सूझ रहा हो तो ये सब पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पेज 15 इकोनॉमी, सिर्फ एक ही चीज़ जानने लायक, 5G टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड है। इसके अंदर 3 अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी। याद रखना बहुत आसान है। जो लो फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है उसका एरिया बहुत ज़्यादा, वो उसके तरंग फैल सकते हैं, उनका सिग्नल पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। मतलब समझो कि बिल्डिंग में 3 माले की बिल्डिंग हो या उसके नीचे बेसमेंट हो या लिफ्ट हो, सब जगह वो पहुंच सकता है। लेकिन इसकी मर्यादा ये है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लो वाला है, उसका एरिया ज़्यादा लेकिन स्पीड कम। फिर दूसरे नंबर पर
मीडियम फ्रीक्वेंसी वाला बैंड, तो उसका कवरेज एरिया कम है लेकिन स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। और तीसरा है हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड, तो उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड मिलेगी आपको 20 गीगाबिट्स पर सेकंड, लेकिन उसका सिग्नल की रेंज, पेनिट्रेशन, वो सब एकदम ही छोटा है। तो उस हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्री में उसके उपयोग हो सकते हैं। दैट्स ऑल। ये पूरी एक्सप्लेन सीरीज़ में ये 3 चीज़ ही जानने लायक थी। बाकी पेज 15 इकोनॉमी में जितना भी है वो सब ज़्यादातर कि बैंक में लोन का ट्रेंड क्या है, या ईपीएफओ ने कितना पैसा दिया, या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वालों ने अपना स्कीम बंद कर दिया, या सैमसंग का नया सीईओ, या डीएचएफएल का रेजोल्यूशन, ये सभी ऐसी चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं। पेज 16 क्रिकेट के ही समाचार हैं जिसमें आज कुछ काम का नहीं। तो ये था सोमवार का न्यूज़पेपर।